Yes, good morning, students. In the previous class, we completed the Indian economy, the Indian agriculture sector on the eve of independence, and the second one was the industrial sector on the eve of independence. Okay. Yes. Today, in today's class, we will be studying the demographic profile on the eve of independence and the foreign trade on the eve of independence. Okay, so after this session or this class, you will be able to understand the foreign trade on the eve of independence and demographic profile during the British rule. Yes, first है हमारा फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. फॉरेन ट्रेड आपको पता ही होगा. फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड होना. ठीक है ना. नॉट ओनली विद वन कंट्री, विद अदर कंट्रीज एज वेल. ठीक है. तो अगर उस टाइम की अगर हम बात करें, जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे कॉलोनियल रूल था, तो उस टाइम पे अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया जो है वो एक नेट एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल का, और नेट इंपोर्टर बन गया था वो फिनिश्ड गुड्स का. ठीक है ना. कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे, आपको मैंने पहले वाली क्लास में भी बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो भी उन्होंने पॉलिसी को प्रस्यू किया, ठीक है ना, दैट पॉलिसी, दोज पॉलिसीज वर प्राइमरीली टू प्रोटेक्ट एंड टू प्रमोट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. ठीक है ना. वो खुद के उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, उसको पूरा करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ही वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाते थे. ठीक है. तो इंडिया जो है वो बहुत ही सारी चीज़ों का जो है वो एक रॉ मटेरियल डेस्टिनेशन था ब्रिटिशर्स के लिए. अब मैंने पहले भी आपको बताया कि जब वो यहाँ पे थे, इंडिया में थे, कॉलोनियल रूल चल रहा था इंडिया में उनका, तो उस टाइम उनकी कंट्री में, ब्रिटेन में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो भी ज़ोरों पे था. ठीक है ना. तो उन्होंने कहा कि हमें जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से कैसे सप्लाई हो. ठीक है. तो उन्होंने जब इंडिया की इकोनॉमी को देखा, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे तो हमें बहुत इजी वे से रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, तो क्यों ना हम रॉ मटेरियल यहाँ से इंपोर्ट कर लें. ठीक है ना. तो वो जो रॉ मटेरियल होता था, लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर एक्सेट्रा, वो इज फ्री ड्यूटी पे, है ना, मतलब कोई टैक्स लगाए बिना ही ऑब्वियसली अपनी वो कंट्री को पहुंचा देते थे. ठीक है. उसका एक्सपोर्ट कर लेते थे. और दूसरा क्या था कि जो इंडिया था वो नेट इंपोर्टर बन गया था फिनिश्ड गुड्स का. अब आप खुद सोचिए, बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, आपको पता है कि जब हमें कोई चीज़ बनानी है तो हमें उसके रॉ मटेरियल चाहिए, है ना. तो जो हमारा रॉ मटेरियल का जो सामान था, जो हमारा रॉ मटेरियल था, वो हमारा ब्रिटिशर्स ही लेके जा रहे थे. ठीक है. तो वहाँ से फिर वो क्या फिनिश्ड गुड्स लेके आते थे, फाइनल प्रोडक्ट बना के लेके आते थे, और फाइनल प्रोडक्ट भी वो ड्यूटी फ्री होता था फिर. ठीक है ना. इस तरह से तो हमारा इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल और प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, और नेट इंपोर्टर बन गया था वो फिनिश्ड गुड्स का, प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री, लाइक कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स, कैपिटल गुड्स, जो भी मशीनरी वगैरह होती थी वो बाहर से ही, जो बाहर से मतलब ब्रिटेन से ही इंपोर्ट करता था इंडिया. ठीक है ना. यस. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रिटेन्स मोनोपोली कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड. ठीक है. मोनोपोली, यू ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मोनोपोली. मोनोपोली मतलब पूरी तरह से ब्रिटेन ने अपनी धाक जमा ली थी हमारे इंडिया के ऊपर. ठीक है. मतलब जो भी इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो पूरी तरह से उसको कंट्रोल करने लग गया था. ठीक है. अब उसके लिए उसने अपने मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, उसने 1869 में स्वेज कैनाल को ओपन कर दिया. ठीक है ना. जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो कॉस्ट थी वो रिड्यूस हो गई, जो टाइम था वो रिड्यूस हो गया. ठीक है ना.
इस तरह से जो है वो ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो रूट है वो बहुत इजी रूट बन गया, और ब्रिटिशर्स जो थे वो कोई भी सामान को लेके जाना है वो इजीली उस वाटरवे से इजीली उसको लेके जा सकते थे, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो परसेंटेज था हमारा, ज़्यादा जो शेयर था हमारा वो ब्रिटेन के साथ होने लग गया, ठीक है ना। एज यू कैन सी फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन, 1 मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कैनाल्स नेम पूछा जा सकता है, ईयर के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या है, सुएज कैनाल कंस्ट्रक्टेड इन or opened in 1869 significantly reduced the cost of transportation of goods between Britain and India, ठीक है, क्योंकि इससे उसको एक डायरेक्ट रूट मिल गया था अपनी शिप्स को ऑपरेट करने का इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है। बीच में से अब आप जैसे आपको पता है अगर कोई जो है वो रूट दूर पड़ रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक ऐसा फ्लाईओवर बना देगी, इस तरह से कोई एक्सप्रेस वे निकाल देगी कि जिससे आपका कॉस्ट भी कम हो जाता है और आपका टाइम भी कम हो जाता है, एंड यू प्रेफर टू फॉलो दैट पर्टिकुलर रूट ओनली। तो यही सुएज कैनाल ने किया ब्रिटेन के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में, और ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर कम होती है तो हम गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इधर से उधर ले जा सकते हैं, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दिस इज ऑल्सो इन एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना अच्छे से। ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, ड्रेन का मतलब होता है ऐसे ही बहा देना, ठीक है ना। जैसे बारिश होती है, कोई ऐसे ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम में अच्छी चीज़ें भी कई बार बह जाती हैं और गलत भी बह रही हैं, इस तरह से। तो ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ का मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ होती थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो होती थी, इट वर प्राइमरली मोटिवेटेड टू स्नैच मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इंडियाज ट्रेड। मतलब वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इस तरह से बनाते थे ताकि वो इंडिया से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स को छीन सके, स्नैच कर सके, इंडिया के ट्रेड से जो सरप्लस मतलब हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्नैच करें, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि जो उनको ये प्रॉफिट होता था, ठीक है, वो कहाँ पे यूज़ करते थे, ठीक है। तो द सरप्लस जनरेटेड फ्रॉम India's foreign trade was used by the Britishers, number 1 in administration setup, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कि अपने ऑफिसेस को ही मेंटेन करने में उस पैसे का यूज़ कर लेते थे वो, ठीक है। नई नई चीज़ों को, नई नई पेंटिंग्स को इंट्रोड्यूस करवाते थे, मतलब अपने ऑफिस को ही अच्छे से डेकोरेट करके रखना, ठीक है ना। अभी कुछ महीने पहले मान लीजिए मेंटेनेंस हुआ है, फिर से उसको और मेंटेन कर लेना, लाइक दिस, ठीक है। और सेकेंड वन वॉज द टू पे एक्सपेंसेस इन वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर शोन हियर कि जो ब्रिटिशर्स थे वो आपको पता है कि लड़ाई वगैरह बहुत रखते थे वो, है ना, क्योंकि अपना ही वो रूल चाहते थे दूसरी कंट्रीज़ पे करना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, जो एक्सपेंसेस थे, आपको पता है लड़ाई लड़ने में, वॉर फाइट करने में बहुत पैसा जाता है, और एंड इट इज़ लाइक डिस्ट्रक्शन ओनली, ठीक है, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, इट इज़ डिस्ट्रक्शन ओनली। तो उसके जो खर्चे आते थे, ठीक है, उस खर्चों को पूरा करने के लिए वो सरप्लस का यूज़ करते थे। थर्ड पॉइंट, टू पे द इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, कोई बाहर से सर्विस ले रहे हैं किसी की, ठीक है ना, इनविजिबल आइटम मतलब सर्विसेज, ठीक है ना, द थिंग्स विच वी कैन नॉट सी, ओनली वी कैन फील इट, तो सर्विसेज ऐसी होती हैं इनविजिबल आइटम्स, ठीक है। तो जब उनकी सर्विसेज, कंसल्टेंसी कोई सर्विस ले रहे हैं, अदर काइंड्स ऑफ सर्विस अगर वो ले रहे हैं, तो उसको पे करने के लिए वो उस सरप्लस का यूज़ करते थे, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड for 3 or 4 marks. Yes, I hope the foreign trade on the eve of independence is clear to you. Next है हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल और ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, है ना, किसी भी नेम से आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल पीरियड, इस तरह से, ठीक है। यस, अब अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन में जाएं
तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, ठीक है, आपने 11th क्लास में जो है वो सेंसस टॉपिक पढ़ा है, ठीक है ना। और सेंसस आपको पता है कि हम पॉपुलेशन के या पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी फीचर्स होते हैं, वी ट्राई टू कलेक्ट दी डेटा, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो, लिटरेसी रेट, पॉवर्टी एंड ऑल, ठीक है, ये सब का डेटा हम सेंसस में कलेक्ट करते हैं। तो जब ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग जब ये डेटा कलेक्ट किया गया तो 1921 देखा गया कि यहाँ पे तो एकदम चेंज हुआ। किस में चेंज हुआ? पॉपुलेशन के साइज में, ठीक है, बिकॉज 1921, दैट इज वाई दिस ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। वाई सो? बिकॉज इससे पहले जो था वो मान लीजिए एक सेंसस में पॉपुलेशन बढ़ी हुई नजर आती थी, मतलब इंक्रीज्ड साइज होता था पॉपुलेशन का, और दूसरे सेंसस में पॉपुलेशन एकदम डाउन और डिक्रीज साइज होता था पॉपुलेशन का। सो देयर वाज नो कंसिस्टेंसी इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। बट आफ्टर 21, दैट इज आफ्टर 1921, ठीक है, क्या होने लगा कि जो पॉपुलेशन का साइज है वो एक पर्टिकुलर लेवल से बढ़ता चला गया, ठीक है। दैट इज वाई द 1921 इज कंसीडर्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्टेड? इट वाज कंडक्टेड इन 1881, ठीक है। वैसे 1872 में सेंसस जो थे वो शुरू कर दिए थे, बट जो ऑफिशियली जो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक वे से सिस्टमेटिक वे से कलेक्ट होने लगा पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा, it was 1881, ठीक है। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इट was 1951। आफ्टर इंडिपेंडेंस विच ईयर? 1951, क्योंकि 47 में हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है ना। और 51 से जो है वो एक पर्टिकुलर मतलब जो हमारा इंडिया है वो अपनी गवर्नमेंट से रन होने लगा, अपनी गवर्नमेंट से चलने लगा, ठीक है ना। यस, तो आपने इसमें 3 क्वेश्चन एक तरह से कवर कर लिए। 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881, ठीक है, ये तो ब्रिटिश रूल ही था, आपको ईयर से ही पता चल रहा होगा, ये ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे। फिर इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो इंडिया में 1951 से जो है वो सेंसस कंडक्टेड होने लगे। और आई होप आप सबको पता है कि सेंसस इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल के बाद जो है वो सेंसस कंडक्ट किया जाता है एंड वी कलेक्ट द डेटा रिलेटेड टू द पॉपुलेशन, ठीक है, उसका बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ऑल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऑल काइंड्स ऑफ डेटा आर कलेक्टेड ड्यूरिंग द सेंसस पीरियड, ठीक है। नाउ कम टू द फीचर्स। Yes, a very important one. It is also one of the most important question from the NCERT. Feature of demographic profile, ठीक है। उस टाइम पे जब ब्रिटिश रूल था, जब कॉलोनियल पीरियड था, उस टाइम पे क्या हालत थी इसकी, ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन थी उससे रिलेटेड जो भी हम फीचर्स करते हैं। नंबर 1, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि कोई बच्चा अपना फर्स्ट जन्मदिन, फर्स्ट बर्थडे मनाने के लिए भी जिंदा नहीं बच रहा है। यस, ठीक है ना। तो इट रेफर्स टू द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, यानी कि वो अपनी एज का 1 साल भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है ना। 1 साल तक हम जो बच्चा होता है हम 1 साल तक उसको इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से मोर्टेलिटी, मरना, डेथ, है ना। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर एंड इट वाज अबाउट 218 पर 1000, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर 1 साल में 1000 बच्चा पैदा हो रहा है तो 218 बच्चे अपना पहला जन्मदिन, पहला बर्थडे मनाने के लिए जिंदा नहीं बचते थे, ठीक है। तो ये एक जो है वो इकोनॉमी की बैकवर्डनेस को शो करता है,
ठीक है। इकोनॉमी की बैकवर्डनेस को शो करता है, और इसका ये भी मीनिंग निकलता है कि जो उनका न्यूट्रिशन था प्रॉपर नहीं, उनको एडिक्वेट, दे वर नॉट गेटिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है ना, उनमें डेफिशिएंसीज थी। इसकी वजह से जो है उनकी जो विद इन 1 ईयर ही उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। नाउ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन, ठीक है। इट रेफर्स टू एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन, इट वाज एज लो एज 32 ईयर्स। उस टाइम पे अगर हम देखें तो एवरेज एज होती थी 32 साल, ठीक है ना। 32 साल की एज एवरेज होने का मतलब है कि जो लोग थे अपनी वो मैक्सिमम लाइफ, अगर हम एक एवरेज उसको कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम लाइफ वो अपनी 32 ईयर्स ही जीते थे, उसके बाद उनकी लाइफ अनसर्टेन हो जाती थी और वो उसके बाद कभी भी उनकी डेथ हो जाती थी। इट इज़ ऑल्सो एन इंडेक्स टू शो द बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी, है ना, ऑफ द कंट्रीज डेफिशिएंसी प्रॉब्लम, ठीक है। कि मतलब उन लोगों को प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़, प्रॉपर फैसिलिटीज़, खाने पीने की न्यूट्रिशन लेवल बिल्कुल सही नहीं था, ठीक है ना, इस तरह से। और आज की डेट में अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 69 ईयर्स। अब खुद देखो, एक मतलब मोर देन डबल, ठीक है। तो इट इज़ ड्यू टू द मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल, इट इज़ ड्यू टू दैट पीपल आर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ, ठीक है। दे डोंट फॉलो द डोमेस्टिक डोमेस्टिक एडवाइस, और कहीं जिसको हम बोलते हैं घरेलू नुस्खे टाइप, ठीक है ना, दे डोंट फॉलो दोज। वो किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होता है दे जस्ट रन टू द हॉस्पिटल, ठीक है, दे मीट द डॉक्टर, वो अपना प्रॉपर मेडिकल एक ट्रीटमेंट लेते हैं, दे गेट द मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपरली। तो इसकी वजह से जो एवरेज एज है आज की डेट में वो 69 ईयर्स है, ठीक है ना, दिस इज एवरेज, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे लोग जो हैं वो 69 के बराबर होके ही आफ्टर दैट उनकी लाइफ अनसर्टेन हो जाती है। आपको पता है एवरेज का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आई होप बिकॉज ऑलरेडी यू हैव स्टडीड द टॉपिक ऑफ एवरेज इन योर 11th स्टैंडर्ड। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज, सॉरी इट इज़ थर्ड पॉइंट, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। बर्थ रेट जो था वो भी ज़्यादा था और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था। किसी भी कंट्री में बर्थ रेट का ज़्यादा होना और डेथ रेट का ज़्यादा होना वो भी एक कंट्री की बैकवर्डनेस को शो करता है, ठीक है। बर्थ रेट 48 पर 1000 था कि एक साल में 1000 मतलब जो है वो लोग पैदा हो रहे हैं और 48 उसमें से ज़िंदा हैं, ठीक है। और डेथ रेट जो है वो 40 पर 1000, बर्थ रेट वाज 48 पर 1000 और डेथ रेट वाज 40 पर 1000, ठीक है ना। तो बर्थ रेट और डेथ रेट का हाई होना भी किसी भी इकोनॉमी के लिए, कंट्री के लिए बैकवर्डनेस को शो करता है। क्योंकि अगर बर्थ रेट ज़्यादा है इट मीन्स द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द फैमिली प्लानिंग एंड ऑल, दे डोंट नो द रिपरकशंस और द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मोर पॉपुलेशन, ठीक है ना। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो रिसोर्सेज भी की भी अवेलेबिलिटी एवरी पर हेड जो है वो कम होगी। और डेथ रेट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के अंदर डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशन लेवल सही नहीं जा रहा है, ठीक है ना, लाइक दिस। नेक्स्ट है हमारा मास इलिटरेसी, ठीक है। लोग अनपढ़ थे, ठीक है। और कितना परसेंट अनपढ़ थे अगर हम देखें 83% ऑफ द पॉपुलेशन वाज इलिटरेट, पढ़े लिखे नहीं थे। अब हम लिटरेसी को डिफाइन करते हैं, हाउ विल यू डिफाइन लिटरेसी? द पर्सन हु कैन रीड और राइट इज नोन एज लिटरेट पर्सन, ठीक है। लिटरेट पर्सन वो होता है जो कुछ भी लिख सकता है या फिर पढ़ सकता है, ठीक है। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी सब कुछ लिख सकता है, वो कोई भी लैंग्वेज मतलब लिख सकता है, मतलब एटलीस्ट वो जो है वो एक अपनी मदर टंग को लिख सकता है, पढ़ सकता है, हम अगर देखें उसको, ठीक है ना। या अपनी नेशनल लैंग्वेज जो हमारी हिंदी है उसको वो लिख सकता है या पढ़ सकता है। तो लिटरेसी रेट वाज ओनली 17%, जो कि आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 74% के करीब है, ठीक है ना।
तो जो ब्रिटिशर्स थे, इवन दे डोंट वांट कि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा पढ़ी लिखी बने, बिकॉज अगर पॉपुलेशन ज़्यादा लिटरेट होगी, ठीक है ना, तो वो अपने रूल्स को अच्छे से नहीं चला पाते, ठीक है। यानी कि जो कुछ लिटरेट पर्सन होते हैं, जैसे एजुकेटेड पर्सन होते हैं, पीपल होते हैं, पॉपुलेशन होती है, तो वहाँ पे वो जो चीज़ें गलत हो रही होती हैं वो वहाँ पे उनको अपोज करते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम पे लिटरेसी रेट बहुत कम था और इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बच्चे यहाँ पे ये थोड़ा सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5, दीज आर 5 पॉइंट्स, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। लो स्टैंडर्ड ऑफ, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, रहन सहन का तरीका था, वो बहुत ज़्यादा ही लो लेवल का था। मतलब इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट्स थे, इंडिया के कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे फेमाइन जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर थी। और 1943 में बंगाल में जो है वो अकाल पड़ गया, फेमाइन मतलब अकाल पड़ गया, ठीक है ना। एंड इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट फेमाइन्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये 1 मार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच ईयर, तो 1943 हो जाएगा, है ना। वर्स्ट फेमाइन कब हुआ? 1943, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों का जो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम था, खाने के लिए कुछ नहीं था, भूखमरी से लोग मर रहे थे। अपनी 80 to 90% ऑफ देयर इनकम वट एवर दे वर अर्निंग, ठीक है, तो वो अपनी 80 to 90% ऑफ द इनकम was spending in their basic needs. Even then they were not able to meet or get their adequate quantity of food or clothing or housing, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत लोग थे, ठीक है। बिकॉज अगर जिसको फूड नहीं मिलता, क्लोथिंग, हाउसिंग, बिकॉज ऑल दीज आर बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक नीड्स, इफ द पीपल आर नॉट गेटिंग दीज थिंग्स, इट मीन्स दे कम अंडर पॉवर्टी, ठीक है। तो इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश rule. Yes, now the assignment you have to do, you can see the questions. Which year is considered as year of great divide? When was the first official census conducted? Number 3, define the following, ठीक है। ये 1 मार्क के हैं दोनों। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को डिफाइन करोगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को आप डिफाइन करोगे, ठीक है ना। और बच्चे एक बात और ध्यान रखना, इफ़ यू रिमेंबर द करेक्ट डेटा ओनली देन राइट इट डाउन, ठीक है। अगर आपको करेक्ट पता है डेटा कि उस टाइम पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या था, तभी आप जो है वो लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज अपने आप से कुछ भी आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि कुछ डेटाज ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर की बिल्कुल एकदम मेमोरी में फिट होते हैं, ठीक है ना। और अगर आपने वो डेटा गलत लिख दिया और एग्जामिनर नोज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर इवन, ठीक है ना, तो फिर थोड़ा सा इंप्रेशन गलत चला जाता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू राइट द करेक्ट डेटा एंड इफ़ यू नो, है ना, तब भी जब अगर जानते हैं तभी आप उस डेटा को वहाँ पे लिखिए। यस, next question is, what do you mean by drain of India's wealth? Where was the surplus generated from India's foreign trade used by the Britishers? ठीक है, कि जो सरप्लस जनरेट करते थे वो फॉरेन ट्रेड से ब्रिटिशर्स, वो कहाँ पे उस सरप्लस को यूज़ करते थे ये आप बताएंगे। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस में आप जो है एनी 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देंगे। So this is all about the foreign trade and demographic profile during the British rule or on the eve of independence. Thank you.